हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउ। स्वागत है आपका एग्जाम हाउ में। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल को अभी लेटेस्ट अभी आप आज इसको आपने सर्च किया है, तो आप इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको ये वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक हमने फिनिश कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, और सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा। अब ये आज जो हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, और हमने इसको 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, ताकि चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से समझ सकें और काफ़ी ब्रॉड व्यू में हम देख सकें। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं सिंपल जो भी डेफिनेशन है वो मैंने इसमें बता रखे हैं, जो डेरिवेशन है वो भी मैंने करा रखे हैं, डेरिवेशन भी मैंने इसमें बता रखे हैं, तो कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी आपको समझने के लिए। और इससे पहले इसके बाद, ठीक है, इससे पहले नहीं, इसके बाद जो हम फ्लूइड डायनामिक्स के जो इसके बाद हम जो बताएंगे आपको, तो वो क्या होगा कि इस जो लेक्चर होगा, ये जो वीडियो है, इससे काफ़ी रिलेटेड होगा। मतलब कि जो हम इसमें आपको डेरिवेशन या डेफिनेशन बताएंगे वो डायरेक्ट उससे रिलेटेड होंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब प्रैक्टिकली आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको प्रूव करके ऐसे बताऊँगा कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, फ्लूइड डायनामिक्स का है, पहला पार्ट है। स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करेंगे फ्लूइड बर्नौली इक्वेशन से। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करें, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो बर्नौली इक्वेशन के बिना ये सब कुछ अधूरा ही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन से। बर्नौली इक्वेशन क्या है कि इनके कुछ स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को मैं रीड कर देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो स्टेटमेंट है इनके कि इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड व्हेन द फ्लो इज स्टडी एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, स्टडी एंड कॉन्टिन्यूअस, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीमलाइन। अब इसमें जो समेशन, ये सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की इसमें बात कर रहा है, इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एजम्पशंस है जो इन्होंने दे रखे थे। एजम्पशंस मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रीड किया है। तो एजम्पशंस ये हैं कि जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आइडियल होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। आइडियल इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब कि जो डेंसिटी है थ्रू आउट कहीं भी जाएगा उसकी चेंज नहीं होगी, मतलब कि आप इस तरीके से पोजीशंस के हिसाब से उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ना ही उसकी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लो स्टडी भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा स्ट्रीम लाइन के अलोंग कांस्टेंट होगा, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी अलोंग द स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था बर्नौली का। एक छोटा सा अभी तो ये मतलब इनका स्टेटमेंट रहा है, उसके बाद से हम इस चीज़ को देखो साबित कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। बेसिकली ये चीज़ें एग्जाम में पूछेंगे नहीं और ना ही हमसे कोई रिलेटेड, बट इसका प्रूफ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। ठीक है, तो जैसे आप फिगर में देख रहे हो, एक पाइप है और पॉइंट 1 है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देखो पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है। ठीक है, और इसका डेटम से एलिवेशन Z1 है और Z2 रिस्पेक्टिवली इसमें दिया हुआ है। जो फिगर में मैंने इसको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, बात करते हैं हम इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे जो पॉइंट 1 है, आप यहाँ पे देखो, मैं जिसको मैंने ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड का वेट होगा, ठीक है, एट द इंस्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं, एट द इंस्टेंट, आप ध्यान सुनना, एट द इंस्टेंट यहाँ पे जो फ्लूइड का पॉइंट 1 पे जो फ्लूइड का वेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी बराबर होगा एट द सेम टाइम यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसका। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है P2 है, अपोजिट डायरेक्शन में, P1 प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे कि अभी मैंने आपको जो बताया कि वेट दोनों पॉइंटों क्या होगा कि इक्वल होगा, जो फ्लूइड वेट होगा। तो इसका हम वेट पहले वेट कितना होगा, तो इसका वेट होगा रो जी, ठीक है, रो जी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा। पॉइंट 1 पे जो वॉल्यूम है मतलब कि DL1 लेंथ है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ फ्लूइड का जो वेट होगा वो क्या होगा कि पॉइंट 2 का जो फ्लूइड का वेट होगा वहाँ पे जो हमने इसे यहाँ पे अभी आपको बताया ये इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे कि इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद से हमें एक ये डेफिनेशंस मिलेगी, A1 DL1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 DL2 हो जाएगा। और आप किसी बुक में वैसे भी लिख देता है कि A1 A2 डिवाइडेड बाई A1 या फिर ऐसे करके आप कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, मतलब कि जो भी वर्क डन होगा, जो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर की वजह से जो वर्क डन होगा हम उसको फाइंड करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी हम इसका फाइंड करेंगे क्योंकि फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और तीनों को सम करके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो तीनों को हम सम करेंगे और सबसे पहले प्रेशर के द्वारा जो भी वर्क डन है, ठीक, वर्क डन बाय द प्रेशर हम इसको फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा आपका प्रेशर P1 की वजह से P A1L1 A1DL1 और जो पॉइंट 2 पे हो जाएगा आपका P2A2DL2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने समेशन की बात किया, टोटल समेशन की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव साइन का है, तो इसका मतलब ये है कि अब P1 का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो P2 के डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव ले लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे P1 को पॉजिटिव लिया और P2 को हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। और सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद से हमें क्या बोलेगा, A1DL1 इन ब्रैकेट P1 माइनस P2 मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे क्या बोल सकते हो, A2DL2 P1 माइनस P2। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव भी किया था कि A1DL1 इक्वल टू होता है A2DL2, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड क्या है कि Z1 एलिवेशन पे है, ठीक है, ये क्या है कि Z2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो Z1 एलिवेशन Z2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कि आप अगर हाई स्कूल वगैरह में या फिर आप +2 में आप पढ़े होंगे कि mgh, ठीक, mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी एलिवेशन पर अगर हम किसी भी पॉइंट का या फिर किसी भी पार्टिकल का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी वही किया, हमने मास को किस में कन्वर्ट कर दिया कि रो जी इंटू वी, ठीक है, रो जी इंटू वी में कर दिया। तो ये वी क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। अभी हम क्या बताएं, वी वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है कि A1DL1 इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे जो लिक्विड कॉलम में, इससे क्या वॉल्यूम कितना है कि A1DL1 है और रो जी का हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया पर्टिकुलर आपको मास दे दिया, ठीक है। Z1 माइनस Z2 ये मतलब कितना लॉस हो रहा है इस पोटेंशियल एनर्जी में, इसको हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। और जितना एनर्जी में यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा, या ठीक है, गेन होगा। क्या गेन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एलिवेशन है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ गेन होगा। तो गेन कितना होगा, रो जी A1DL1, ठीक है, रो जी A1DL1 और V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। यहाँ पे आप ये काइनेटिक एनर्जी के बेसिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, मास को आप कन्वर्ट कर देना, ठीक है, मास को क्या करो, कन्वर्ट कर दो किसमें, रो जी A1DL1, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे बेसिक चीज़ है, इसको हम ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीनों को क्या क्या हमने समेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जितना भी काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ है अब वर्क डन बाय द प्रेशर, ठीक है। हमें क्या यहाँ पे एनर्जी क्या, अब हम बर्नौली इक्वेशन में एनर्जी की तो बात करें, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर आप कंजर्व बोल सकते हो, कांस्टेंट है अलोंग द स्ट्रीम ना। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा वो कैसे, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से होगा, तो लॉस जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा प्लस जो वर्क डन बाय द प्रेशर होगा, ये इन दोनों का सम कितना होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो सिंपल से हमने क्या किया कि जो भी वैल्यू हमने फाइंड किया है अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली इसको सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद से हमें फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना, इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रेशर यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। आप इसमें मतलब कि ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताता है या फिर लोग इग्नोर कर देते हैं इसे, बट यहाँ पे जो प्रेशर है एक्चुअली ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब हम इसके एक प्रॉब्लम भी इस पर सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखना कि हमने किस तरीके से इसमें मैंने अच्छे से उसमें बता रखा है। तो आप देख लेना, वहाँ पे भी हमने यहाँ पे बता रखा है कि P1 क्या है या फिर P2 क्या है, रोजी जो भी है हमने सारा वहाँ पे डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट बर्नौली के बाद से हम क्या पढ़ते हैं, यूलर इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। यूलर इक्वेशन फॉर मोशन यहाँ पे जो है हम या फिर मोमेंटम भी इससे कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो फिगर में आप देखो, यहाँ पे फिगर में ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है ये आपका एक फ्लूइड एलिमेंट है। ये क्या है, एक फ्लूइड एलिमेंट है। अब किसी भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमने क्या है वहाँ से पर्टिकुलर एक एलिमेंट को हमने पिकअप किया है, ठीक है, जिसका हमने 3 एक्सिस जो तीनों डायमेंशंस है उसमें हमने इसको डिफाइन किया है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है dx है, dy है, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है dz है। इसकी जो लेंथ दे रखी है, ठीक है। प्रेशर अगर जो यहाँ पे आप देखो जेड डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर क्या P है, और उसके बाद से जब हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर में क्या होगा कि जो भी इंक्रीज होगा, प्रेशर में जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा कि P प्लस डेल P डिवाइडेड बाई डेल जेड इंटू डी जेड। तो ये प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, और सिमिलर हमें यही चीज़ तीनों एक्सिस पे हम अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम जो प्रेशर में जो चेंजेस आएंगे हम उसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा रहा। अब आगे हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। मोशन की बात हम कर रहे हैं, तो मोशन में क्या है कि हम इस इक्वेशन का हम जरूर इस्तेमाल करेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों के वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
अब हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया है कि हमने एक्स ले लिया, एक्स जो वेक्टर एस है, वेक्टर एस क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर एक मैंने यहाँ पे डेफिनेशन है वेक्टर एक्स की, तो ये क्या है कि आपका बॉडी फोर्स है पर यूनिट मास है, ठीक है। बॉडी फोर्स जैसे कि बॉडी फोर्स का क्या मतलब, बॉडी का वेट हो गया, हमने उसको क्या किया पर यूनिट मास हमने ले रखा है, और तीनों डायरेक्शन में, जैसे कि वेक्टर एस है, ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर एस है, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हमने इसको क्या किया कि कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे आई एक्स एक्स और फिर जे एक्स वाई प्लस के जेड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको तीनों डायरेक्शन में स्प्लिट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे क्लियर में लिख रखा है, ठीक है। मास क्या होगा, मास होगा आपका रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा फ्लूइड एलिमेंट का डी एक्स डी वाई डी जेड, और हम इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पर्टिकुलर मास हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस फ्लूइड एलिमेंट का मास, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमें मास हमें पता चल गया, मास क्या होगा उसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, तो मास क्या होगा कि मास का अगर हम एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फोर्स मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये वाई डायरेक्शन के लिए, और सिमिलरली ये क्या है जेड डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक एक्सिस का फाइंड कर सकते हैं तो हम सिमिलरली उसी फिनोमेना का इस्तेमाल करके दो अदर टू जो डायरेक्शन हम उसका भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बेसिक से था, आप इसको मतलब थोड़ा सा देखना। नेक्स्ट अब मास है, ठीक है, मास को हमने क्या लिखा है कि रो डी एक्स डी वाई डी जेड, और उसमें जो एक्सेलरेशन, ये टोटल एक्सेलरेशन है, यहाँ ये क्या है टोटल एक्सेलरेशन है, और उसके बाद से हम इसको बताएंगे कि ये कैसे लोकल एक्सेलरेशन या फिर कन्वर्टिव एक्सेलरेशन किस तरीके से टेम्पोरल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ भी हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन है डी यू, अब हम एक्सेस में डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, डी यू डिवाइडेड बाई डी टी का ये एक्सेलरेशन है, ये किसके बराबर हो जाएगा पी डी वाई डी जेड। फोर्स को हम क्या कर बैलेंस कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, आप यहाँ पे देख लो कि एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स है और इसके पास एक पी है, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन में, हम इनको बैलेंस किए हैं, तो इनको कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पी डी वाई डी जेड, ठीक है, ये फोर्स हो गया, माइनस उसके बाद से पी डेल पी डिवाइडेड बाई डेल एक्स डी एक्स, अब इसमें हम डी वाई डी जेड, और ये क्या है ये बॉडी फोर्स, ठीक है। अब हमने बॉडी फोर्स पर यूनिट मास लिया है, तो बॉडी फोर्स तो एक्स एक्स हमने लिया और हम इसमें क्या है मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो बॉडी फोर्स हमने पर यूनिट मास लिया था, हमने इसमें क्या मास का मल्टीप्लाई करे तो हमें फोर्स ये फाइंड हो गया, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ को पहले ही इसको एज्यूम कर लिया कि ये बॉडी फोर्स है, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों को हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद से ये हम क्या करेंगे कि कट आउट कर देंगे, और उसके बाद जो फाइनली जो हमें इक्वेशंस फाइंड होगी वो हमें ये फाइंड होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप इसको याद रख लो या फिर लिख लो इसको 10 बार, जितनी बार भी आप मतलब इसे याद करते हो किस तरीके से, किसी भी तरीके से आप इसे याद कर लो, क्योंकि ये हम जब डायनामिक्स का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा इसका इस्तेमाल हर जगह पड़ेगा, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है ये दो चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट रिलेशन ये शो कर रहा है, ये इक्वेशन किस चीज़ का इक्वेशन किस चीज़ का रिलेशन शो कर रहा है, तो पहला हो जाएगा ये वेलोसिटी और दूसरा है ये प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी और प्रेशर का ये रिलेशन हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, तो इस वजह से मैं इसे बार बार बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को मतलब कि जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। सिमिलरली हमने एक्स डायरेक्शन का फाइंड कर लिया, और उसी फिनोमेना का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो फोर्स के बैलेंस करके हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड किया, तो हमने सारा क्या किया कि ए एक्स ए वाई और ए जेड का हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, ठीक है। अब जो हमें जो एक्स डायरेक्शन हमारे पास जो एक्सेलरेशन था, जब जो हमने फोर्स बैलेंस किया था हमें ये फाइंड हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये क्या है, और उसके बाद से हमने क्या किया ये टोटल एक्सेलरेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये टोटल एक्सेलरेशन है, और हमने इसको क्या किया कि टेम्पोरल एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन हमने इसको क्या किया कन्वर्ट किया, ठीक, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये क्या है जो वेलोसिटी है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये सिंपल इसके बराबर है, ठीक है। तो ये वाई डायरेक्शन का है, और ये सिमिलरली जेड डायरेक्शन का। हमने क्या किया इसको स्प्लिट कर दिया ताकि आप इसको ध्यान में रख सको, या फिर याद चीज़ें ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए, या फिर पता होनी चाहिए कि डी डब्ल्यू बाई इसके अगर हम बात करें डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी क्या है, ठीक है। ये क्या टोटल एक्सेलरेशन हमने इसको क्या किया स्प्लिट किया है, ठीक है, टेम्पोरल एक्सेलरेशन में और लोकल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी है जो हम आपको बताएंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। अब उसी सेम इसी इक्वेशन को सिमिलर इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं कि एक थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है, कोई चेंज नहीं है, सेम आप उसे याद रख लो। और उस चीज़ को हमने क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जैसे हम यूरोलिस इक्वेशन यहाँ पे बड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। या तो आप इसे याद कर लो या फिर आप इसे इनमें से किसी भी डायरेक्शन को याद कर लो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉडी फोर्स किस डायरेक्शन में या फिर जो एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अभी हमने जो पढ़ा, अभी जो हमने ये
जो इक्वेशन देखा ये किस चीज़ के लिए था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था। ये किस के लिए था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था। अब जो हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे स्ट्रीम लाइन कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे, ठीक है, स्ट्रीम लाइन कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे। यहाँ पे आप फिगर में देखो कि एस जो है क्या, एक स्ट्रीम लाइन है और हमने इस स्ट्रीम लाइन पे एक डेल्टा एस पार्ट को हमने इसको मतलब कि एज्यूम किया है और हमने इसको पिकअप किया है और इस पर हम क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। डेल्टा एस पार्ट को अब देखो यहाँ पे डेल्टा एस जो पार्ट है, डेल्टा एस पार्ट खुद का कोई वेट होगा तो वेट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने इसको वेट का जो डायरेक्शन लिखा है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से अब देखो यहाँ पे प्रेशर भी, प्रेशर यहाँ पे अगर पी है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर अगर पी है तो इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। तो इस डायरेक्शन का प्रेशर का पी प्लस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल एस इंटू डेल्टा एस, इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो एलिवेशन है इस दोनों पॉइंटों के बीच का जो एलिवेशन है वो क्या है, डेल्टा जेड है, ठीक है। और जो एंगल है, क्योंकि हमने इसको देखो एक मतलब एलिवेट कर दिया इसको ताकि एंगल के फॉर्म में भी हम इसको कर सकें, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे देता है। तो सिंपली से इस वजह से मैंने इसको कर रखा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम अपना ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करने के बाद से हम देखेंगे इसमें भी क्या करेंगे, फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसमें भी सिंपल सा वही चीज़ है जो हमने अभी पिछली बार किया, फोर्सेस को इसमें बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये वॉल्यूम है, ये क्या सॉरी ये वॉल्यूम नहीं, ये मास है, ठीक है, ये मास है और ये क्या एक्सेलरेशन है, तो ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, अब इसको हम क्या कहेंगे, डेल पी है यहाँ पे, ठीक है। इसका हमने ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसकी लेंथ है डी एस है और हमने इसके ले लिया कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, डेल्टा ए है, ठीक है। तो डेल्टा ए हमने इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया को अज्यूम किया है। यहाँ पे आप देखो कि ये इसकी लेंथ है, अब ये क्या डेल्टा ए क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। सिंपल सा जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही अभी सिमिलर सा हम चीज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा एक हमने देखो मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें फोर्सेस फाइंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या सारे फोर्सेस को हमने बैलेंस किया, ठीक है। बैलेंस करने के बाद से यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे थीटा डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, इसके जो कंपोनेंट होंगे एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे निगेटिव किया क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में हमने निगेटिव डायरेक्शन में एज्यूम करें तो हम इसको नेगेटिव ले रखें, ठीक है। डेल्टा जी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव ले रखा है। कॉस थीटा आता है और कॉस थीटा की वैल्यू को क्या करें, कॉस थीटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं और लिमिट 10 डेल्टा एस टेंस, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया एज्यूम किया, बहुत ही छोटा सा पार्ट है तो इसको हम लिखो डी जेड बाई डी एस भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, डी जेड डिवाइडेड बाई डी एस लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा की जगह हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे और डेल्टा ए कॉमन लेकर के कट कर देंगे। डेल्टा एस या सारे में आप देख रहे हो डेल्टा एस नहीं है, डेल्टा एस अब में कॉमन ले लो और जो कॉमन पार्ट्स हैं आप उन्हें हटा दो तो आपको ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, क्या ये इक्वेशन आपको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कि आपको डिफरेंट टाइप्स के बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाएंगे और इस तरीके से भी मिल जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों जो इक्वेशंस है वो सेम इक्वेशन है, स्ट्रीम लाइन के दोनों तीनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टोटल एक्सेलेरेशन है और यहाँ पे हमने क्या किया कि टू डायरेक्शन में हमने सिंगल डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में हमने क्या किया, सिंगल डायरेक्शन में इसको हमने कन्वर्ट किया, मतलब वन डायमेंशन में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन सेम है, अब तीनों में से किसी को भी याद रख लो बट आपको आना चाहिए तीनों, ठीक है। तीनों आपको पता होने चाहिए किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन फॉर द रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड का क्या मतलब हुआ, रियल फ्लूइड का मतलब अभी हमने जो यहाँ पे इक्वेशन देखा बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जो पॉइंट 2 तक ये जो फ्लूइड फ्लो करके आएगा तो यहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे, कैसे जो फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। अगर फ्लूइड क्या है कि विस्कस्ड है तो उसमें भी कुछ लॉसेस होंगे। तो इन अगर लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जब मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए, ठीक है, पॉइंट 1 को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इसके लॉसेस को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट 1 पे जो एनर्जी है वो बराबर हो जाएगा पॉइंट 2 के एनर्जी के, ठीक है। तो इस लॉसेस को हमने यहाँ पे एच हेड लॉस है ये, ठीक है, इसको हेड के फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर हेड है, काइनेटिक हेड है और यहाँ पे आपका डेटम हेड या फिर पोटेंशियल हेड है, ठीक है। तो ये सारे हेड में सारे हेड में है, यहाँ पे सारी जो भी वैल्यूज हैं सारे हेड में पुट होंगे तो यहाँ पे हेड लॉस यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। और ये क्वेश्चन में बेसिकली ये सब दिया रहता है, मतलब कि क्या लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पे कितने लॉस हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिया रहती है क्वेश्चन में, तो उसमें मतलब कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो गेट में पूछा हुआ है, काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हो। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ कि एन ओपन सर्किट विंड टर्मिनल ड्रॉ इन एयर फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू अ वेल कंट्रोल्ड नोजल, ठीक है, इन द टेस्ट सेक्शन वेयर द फ्लो इज स्ट्रेट एंड नियरली यूनिफॉर्म, ठीक है, फ्लो क्या है कि स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है, और स्टैटिक प्रेशर टैप इज ड्रिल्ड इनटू द टनल वेल, ठीक है। अब मैनोमीटर कनेक्टेड टू द टैप, इस यहाँ पे कनेक्ट है मैनोमीटर, सो दैट द स्टैटिक प्रेशर
विद इन द टनल इज 45 mm ऑफ वाटर बिलो द एटमोसफियर। यहाँ पे मतलब कि बिलो द एटमोसफियर की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रेशर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, बिलो द एटमोसफियर की बात कर रहा है। एज्यूम दैट एयर इज इनकम्प्रेसिबल, यहाँ पे देखो क्लियरली लिख दिया कि एयर क्या इनकम्प्रेसिबल है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है और यहाँ पे प्रेशर भी दे रखा है। अब प्रेशर यहाँ पे देखोगे आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है, मतलब इस प्रेशर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है कि जब बर्नौली इक्वेशन में जो प्रेशर है मैंने आपको पहले बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे दे रखा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द विंड टनल, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर में देखो कि इस यहाँ V1 की वैल्यू क्या करनी है कि हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट देने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी हमें डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर डेंसिटी दिया रहता तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ थी थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट ये था इसमें कि आपको यहाँ पे प्रेशर के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे आपको जो गैस इक्वेशन है उसके बारे में पता चलेगा, और यहाँ पे आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में भी पता चलेगा। तो तीन चीज़ों का अप्लीकेशन है ये क्वेश्चन, इस वजह से ये अब देख भी सकते हो कि ये गेट में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो गिवन क्वांटिटीज़ है, जब जो गिवन्स में है तो टेम्परेचर को हमने क्या केल्विन में कन्वर्ट किया 298, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आप देखो कि यहाँ पे केल्विन में दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर केल्विन में कर लिया। एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है 100 किलो पास्कल दे रखा है, और V0 की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे 0 है। अब V1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.0 और 0.1 के, ठीक है, 0.0 और 0.1 पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख रखा है यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट करने से पहले जो प्रेशर हमारे यहाँ पे दे रखा है 45 mm ऑफ वाटर बिलो द एटमॉस्फेयर, पहले इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब देखो P0 की वैल्यू एब्सोल्यूट दे रखा है तो P1 की वैल्यू भी हम एब्सोल्यूट में ही रखेंगे, ठीक है। मे भी कि आप कन्वर्ट कर लो, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम पुट करें यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा कि 45 mm ऑफ वाटर बिलो द एटमॉस्फेयर दे रखा है, और इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको इससे पहले जब मैंने प्रेशर मेजरमेंट में बता रखा है, ठीक। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है 45 mm ऑफ वाटर बिलो द एटमॉस्फेयर, तो 45 mm वाटर का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पर रो इंटू जी इंटू एच। रो मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, मतलब कितना हाइट वो दे रखा है, ठीक है। अगर डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है आपका 9,999 दे रखा है, यहाँ पे आप देखो कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 999 kg पर मीटर क्यूब यहाँ पे, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब है, और यहाँ पे मैंने उसको पुट कर दिया डेंसिटी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद जो ये वाटर है, वाटर की जो हाइट है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.045 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.44 किलो पास्कल की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, मतलब ये प्रेशर हमें फाइंड होगा, ये प्रेशर 0.44 किलो पास्कल हमें, ये क्या एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, ये कह रहा है कि ये जो प्रेशर है बिलो द एटमॉस्फेयर, मतलब कि अब यहाँ पे कहीं पे ये मतलब कि आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिलो द एटमॉस्फेयर, अब हम इसमें क्या करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब एब्सोल्यूट प्रेशर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे इस जो भी ये 0.44 किलो पास्कल दिया रहा है, तो यहाँ पे जो हमें फाइंड होगा ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या हो, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अब किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव है तो जिसको हम क्या कहते हैं गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर में मैंने देखो दिखा रखा है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, और इसके ऊपर जो भी प्रेशर हम मेजर करते हैं उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम गेज प्रेशर को ऐड करें तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर इस पॉइंट के हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो हरी वाली लाइन दिख रही है ये एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एटमॉस्फेयर से बिलो प्रेशर दे रखा है तो वो वैक्यूम प्रेशर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या वैक्यूम प्रेशर हम उसको बोलेंगे, और इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो वैल्यू में फाइंड हो जाएगी वो क्या एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगी, ठीक है, बिलो द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे P1 को हमने क्या, P1 की वैल्यू हमें क्या, P1 की वैल्यू हमें जो फाइंड हुई है, अब हमें इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, माइनस 0.44 करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें जो फाइंड आउट करना था कि डेंसिटी फाइंड करना था एयर की जो एयर फ्लो कर रही है, सॉरी जो एयर फ्लो कर रही है, फिर जो भी गैस उसमें फ्लो कर रही है, हमें उसकी डेंसिटी चाहिए। उसमें जो गिवन दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दे रखा, मतलब कि हमें PV = MRT का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करेंगे तो P = कितना हो जाएगा कि गामा RT, ठीक है, गामा RT हो जाएगा, और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको यहाँ पे दे रखा है कि P0 डिवाइडेड बाई RT0। अब हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि हमें जो 0.0 है वहीं पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इसका रीज़न है, रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड है, ठीक है, और जो इसमें
इसमें जो एज्यूम किया है यहाँ पे देखो दे रखा है कि एज्यूम दैट एयर इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि जो डेंसिटी पॉइंट 1 पे होगी वही डेंसिटी पॉइंट 0 पे भी होगी, ठीक है। बट 0 पे हमें प्रेशर भी पता है, हमें 0 पे क्या है कि प्रेशर पता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पता है। तो यहीं से अगर हम फाइंड कर लेते हैं डेंसिटी तो हमें यहाँ पे उतनी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि पी नॉट लिया है, आर की वैल्यू दे रखी है और टी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे और जो एयर की डेंसिटी आएगी वो आएगी 1.169 kg/m3, ये एयर की डेंसिटी होगी। अब डेंसिटी हमें पता चल गई, अब इसको हम क्या करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन जो मैंने अभी लिख रखा था उसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो पी नॉट डिवाइडेड बाय रोजी, ठीक है, पी नॉट डिवाइडेड बाय रोजी प्लस जो वी नॉट की वैल्यू दे रखी थी वो 0 दे रखी थी, और जो डायटम की हम बात करें वो क्या कि सेम डायटम पे है, इस वजह से जो एक दूसरे से क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। P1 प्रेशर है, ये जो हमने इसे फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय रोजी हमें पता है, प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, हमें V1 क्या करना, फाइंड करना है। इसी को ठीक है, वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा V1 की वैल्यू जो आएगी 27.43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। इस क्वेश्चन को आप एक या दो बार जरूर करना, ये क्वेश्चन इसमें कई तरह से चीज़ें को मतलब डिफाइन किया हुआ है, 3 चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, 3 इक्वेशंस इसमें लगी हुई हैं, 3 तरह के कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एक और गेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि इन 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड द वेलोसिटी u एंड v अलोंग द x एंड y डायरेक्शन, सिर्फ 2 डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, 2D की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अलोंग द s डायरेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो पूछ रहा है कन्वेक्टिव। अब यहाँ पे देखो, जो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पे x डायरेक्शन पीछा, तो मैंने यहाँ पे देखो पहले से ही लिख रखा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, अगर आप पहले वीडियो देखे होगे तो आपको जरूर ये पता होगा, ठीक है। जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या पोजीशन के साथ चेंज हो जाता है, तो ये जो पार्ट है ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का, ये क्या 3D में है, 3 डायरेक्शन पे, बट यहाँ पे 2D की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ से सिर्फ ये u डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इतना ही सिर्फ हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये टेम्पोरल एक्सेलरेशन है, ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप देखो इसमें से कौन सा पहला देता है u, ठीक है, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई, तो ये पार्ट क्या हो जाए, सही हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं u डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस v डेल वी, अब यहाँ पे नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डेल वी डिवाइडेड बाय नहीं, ये x डायरेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या कि ये जो वेलोसिटी दे रखा है y डायरेक्शन की दे रखा है, ठीक है। c की भी बात करें पॉइंट, ये सी ऑप्शन की u डेल वी, अब ये भी गलत हो गया, डेल वी नहीं होगा यहाँ पे, v डेल यू, यहाँ भी ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इसमें कि सिर्फ एक ही होगा ये, ठीक है, ये सिर्फ एक ही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, फॉर अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ डाइवर्जेंट पाइप ऑफ लेंथ L हैविंग इनलेट एंड आउटलेट रेडियस R1 and R2 respectively and a constant flow rate of Q, assuming the velocity to be axial and uniform at any cross section, the acceleration at, ये आप खुद से करोगे, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो इसमें देखो जो एक डाइवर्जेंट पाइप दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंट पाइप दे रखा है, मान लेते हैं कि पाइप का क्या इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से ना, इसको इस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और इस सेक्शन को ये रेडियस जो दे रखा है ये R1 दे रखा है, इस सेक्शन को दे रखा है R2 दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है एंड कांस्टेंट फ्लो रेट Q, यहाँ पे क्या फ्लो रेट है वो दे रखा है Q है, ठीक है। ये फ्लो रेट क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लो रेट होगा वो मतलब सेम होगा, ठीक। एज्यूम द वेलोसिटी टू बी एक्सियल यूनिफॉर्म एट एनी क्रॉस सेक्शन, द एक्सेलरेशन एट द एग्जिट के बाद वो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ना इसमें आपको थोड़ा सा कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, या आप क्वेश्चन खुद से करो, ये मतलब सिंपल से मैंने बेसिक आपको बता दिया, इस तरीके से आपको एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब खुद से करना। और आंसर अगर आपका आता है तो आप कमेंट करना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं इसको क्या करूँगा, डिस्क्राइब कर दूँगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। पर्टिकुलर 2-4 मिनट का टाइम लगेगा, इसके लिए हम जरूर कर देंगे। नेक्स्ट है फॉर अ फ्लूइड एलिमेंट इन द 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है, इफ़ इट विल अंडरगो, मतलब कि किस तरीके के इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा या ट्रांसलेशन और रोटेशन होगा या ट्रांसलेशन एंड डिफॉर्मेशन होगा या सिर्फ डिफॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि इस चीज़ को अगर आप लास्ट वाले मेरे वीडियो देखो, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन भी बता रखा है किस तरीके से कब ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन भी बता रखा है और डिफॉर्मेशन भी बता रखा है, कब कब होता है ये सारा मैंने वहाँ पे पहले ही आपको बता रखा था। इसका जो आंसर होगा इसमें होगा ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होगा, क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये भी बेसिक से ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही मतलब कि छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अ सिफोन कंसिस्टिंग ऑफ अ पाइप, सिफोन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फिगर मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसका। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। 12 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज टू एम्प्टी। यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये थ्रू सारा सारा पूरी पाइप का दे रखा है डायमीटर, ठीक है, कहीं भी चेंज नहीं है, कॉन्स्टेंट है। एम्प्टी केरोसिन ऑयल, ठीक है, इस केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है फ्रॉम द टैंक ए। इस अब ये कह रहा है कि इस जो केरोसिन ऑयल का ये जो टैंक है, इसको क्या करना है, इस पाइप से हमें खाली करना है, ठीक है। द सिफोन डिस्चार्ज द एटमोस्फियर एट एन एलिवेशन ऑफ 1.2 मीटर। यहाँ का जो एलिवेशन दे रखा है 1.2 मीटर दे रखा है, ठीक है, 1.2 मीटर। द ऑयल सरफेस इन द टैंक इज एट एन एलिवेशन ऑफ 4.2 मीटर। अब यहाँ पे जो एलिवेशन दे रखा है, यहाँ पे देखो दे रखा है 4.2 मीटर, ठीक है। एलिवेशन क्या दे रखा है, पहले दे रखा है। उसके बाद द सेंटर लाइन ऑफ द सिफोन पाइप एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट सी इच एट एन एलिवेशन ऑफ 5.7 मीटर पे दे रखा है। इसका जो पॉइंट सी है, इसका एलिवेशन दे रखा है 0.7, ठीक। कहीं से भी इसने कंसीडर कर लिया होगा कोई भी डेटम लाइन, और यहाँ से इसने मेजरिंग शुरू किया होगा, जो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, उसने डेटम कहाँ से, ठीक है। एलिवेशन इसने दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब हमें फाइंड करना है कि डिस्चार्ज फाइंड करना है, और उसके बाद प्रेशर एट पॉइंट सी फाइंड करना है, ठीक है। डिस्चार्ज फाइंड करने का हमें क्या फाइंड होना चाहिए कि हमें या तो पॉइंट 1 की वेलोसिटी पता हो। पॉइंट 1 पे क्या होगा, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और ये क्या है कि जो कंटेनर है वो बड़ा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट 1 की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्चार्ज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए अगर सिंपली अगर हम पॉइंट 2 पे वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, या फिर पॉइंट सी की वेलोसिटी फाइंड कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम V2 को फाइंड करेंगे, ठीक है, V2 को फाइंड करेंगे, और हम क्या करें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम बर्नौली इक्वेशन को लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को अब यहाँ पे अब देखो P1 डिवाइडेड बाई रो जी को हमने 0 लिख रखा है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है और एग्जिट भी एटमॉस्फेयर में हो रहा है, यदि एक दूसरे से हमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है, ठीक है। V1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि लार्ज कंटेनर है, तो वहाँ पे हम क्या इसको एज्यूम करेंगे कि यहाँ की जो वेलोसिटी होगी 0 होगी। एलिवेशन यहाँ पे दे रखा 1 पॉइंट की एलिवेशन दे रखा है कि 4.2 मीटर है। अब फिगर में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो पॉइंट 1 है, इसका एलिवेशन दे रखा है 4.2 मीटर, तो हमने इसको वहाँ पुट किया। P2 की वैल्यू वो भी 0 हो जाएगा। V2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस Z1 के 1.2, अब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। V2 के यहाँ पे जो 0.2 के एलिवेशन दे रखा है, वो दे रखा है आपका 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर दे रखा है। उसका एलिवेशन फाइंड होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखो कि द लॉसेस इन द पाइप मे बी एज्यूम टू बी 0.45 मीटर अप टू द समिट एंड 1.25 मीटर फ्रॉम द समिट टू द आउटलेट। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो ये कहने का मतलब इसका ये है कि पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट सी तक, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ तक जो लॉसेस हैं, ठीक है, इसमें कहीं तक जो लॉसेस दे रखे हैं उसने कितना दे रखा है 0.45, और उसके बाद से जो एग्जिट तक का लॉस दे रखा है जो एग्जिट तक का जो लॉस दे रखा है वो उसमें इसमें कितना दे रखा है 1.25 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों लॉसेस को जोड़ देंगे। अभी मैंने आपको बताया था जो भी बर्नौली का इक्वेशन हमने रियल फ्लूइड के लिए बताया था, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, लॉसेस को हम जोड़ देंगे, और इस तरीके से हम फाइंड करेंगे V2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। V2 की वैल्यू फाइंड हो गई तो इसका मतलब जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका A1V1 या फिर हो जाएगा A2V2, ठीक है। तो A2V2 अगर A2 हमें पता है, A2 कैसे पता है, क्योंकि पाइप की डायमीटर यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। और यहाँ पे अब देखो कि सिमिलर हमने इक्वेशन का इस्तेमाल किया, Q1 इक्वल टू A1V1, या फिर हम इसको A2V2 भी कर सकते हैं। और यहाँ से हमने जो वेलोसिटी फाइंड किया है 0.057 वेलोसिटी, सॉरी, जो डिस्चार्ज है तो वो कितना है कि 0.057 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज है, वो ये डिस्चार्ज है। दूसरा जो हमें पॉइंट सी का हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो पॉइंट सी पे हमें सॉरी वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो सिंपल सा है, अगर प्रेशर फाइंड करना है तो यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में हम क्या करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, या फिर आप कर सकते हो पॉइंट 2 और पॉइंट सी के बीच में भी बर्नौली इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो खुद कर लेना। यहाँ पे मैं पॉइंट 1 और पॉइंट सी के बीच में मैंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो P1 रो जी, यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है। आप इसे 0 में एज्यूम कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। V1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, एलिवेशन 4.2 दे रखा। PC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और रो डिवाइडेड बाई जी, ये मतलब कि ये तो इक्वेशन में हमारे रहता है, प्लस वेलोसिटी VC की वैल्यू हमें फाइंड है, और 2 इंटू जी की वैल्यू हमने 9.81 लिया है। और उसके बाद जो एलिवेशन है, एलिवेशन यहाँ पे आप देखो किसी पॉइंट का एलिवेशन दिया है 5.7, ठीक है, 5.7 दे रखा है। और उसके बाद जो लॉसेस 4.5 दे रखा है, 0.45 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है
रखा है कि लॉसेस इन पाइप में बी एज्यूम टू बी 0.45 मीटर अप टू द समिट। ठीक, अप टू द समिट हम यहाँ पे जो बात चल रही है हमारी सी की अप टू द समिट है, तो यहाँ तक जो लॉसेस दे रखे हैं 0.45 दे रखा है। ठीक है, तो इसी हमने सिर्फ 0.45 को ही कंसीडर किया है क्योंकि हम सी पॉइंट तक बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे P डिवाइडेड बाई रो जी इक्वल टू -3.25 में फाइंड हो जाएगा रो जी। ठीक है, अब डेंसिटी यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई करो तो हमें पर्टिकुलर उस लिक्विड के में या फिर केरोसिन यहाँ पे जो दे रखा है डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। जी का मल्टीप्लाई कर दो 9.81 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे रो जी और उसके बाद से -3.25 का मल्टीप्लाई हमने किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पीसी की वैल्यू फाइंड कर ली। आप इसे कैलकुलेशन चाहो तो खुद से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप एक बार और मतलब ट्राई करना, कोशिश करना। ये अगर आप छोटे छोटे ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप अच्छे हो, कर लोगे और कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन आप मतलब क्रैक कर सकते हो। उसके बाद से अब हम देखेंगे कि जो फ्लूइड डायनामिक्स का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से हम जो भी एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अगर आप इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी और उसके बाद से हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में और फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट 2 में।